नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर भारी क्रॉस फायरिंग हो रही है। तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानियों के धुएं निकाल रखे हैं और आपको बता दें कि तालिबानी लड़ाकों के सामने पाकिस्तानी सेना पस्त भी पड़ती नजर आ रही है। तो दूसरी ओर पाकिस्तान के अंदर टीटीपी और बीएलए ने कोहराम मचा रखा है, यानी 3 मोर्चों पर पाकिस्तान एक साथ घिरा हुआ है। इसलिए पाकिस्तानी सेना के परखच्चे उड़ रहे हैं। पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जे की खबरें तो आ ही रही थी। अब टीटीपी ने पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के 18 इंजीनियर्स को अगवा कर लिया है, जिससे पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि न्यूक्लियर इंजीनियर्स का एक आतंकवादी संगठन की तरफ से अगवा किया जाना यह बहुत चिंता की बात है। इतना ही नहीं, खबर तो यह भी है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान से भारी मात्रा में यूरेनियम भी लूटा गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सुरक्षा इतनी लचर क्यों है। इस तरह से तो पाकिस्तान के एटम बम भी टीटीपी के कब्जे में आ सकते हैं। और जरा अंदाजा लगाइए, अगर टीटीपी के कब्जे में पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर आ गया, न्यूक्स आ गए, तो फिर क्या होगा, इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। वैसे पाकिस्तान की सिर्फ बेइज्जती ही हो रही है, दुनिया पर तो एटमी खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि एक दो नहीं 18 न्यूक इंजीनियर्स अगवा किए गए हैं और पाकिस्तान मुंह ताकता रह गया है। पाकिस्तानी सेना हाथ पर हाथ धरे बैठी रह गई है। तो क्या पाकिस्तान का न्यूक आतंकियों के हाथ में पड़ने वाला है? इस पर आज बड़ी बहस करेंगे, बड़ा डिबेट आपके सामने रखेंगे, बड़ी डिबेट आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। आतंक के आका पाकिस्तान को तालिबान ने बॉर्डर पर घेर रखा है, तो वहीं पाकिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान कोहराम मचा रहा है। टीटीपी का खौफ पाकिस्तानी आर्मी में पहले ही देखने को मिला। सैनिक अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, आर्मी से इस्तीफा दे रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम डरी हुई है। अब तो हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वैज्ञानिक तक सुरक्षित नहीं है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तान के 18 न्यूक्लियर इंजीनियर्स को अगवा कर लिया और पाकिस्तान मुंह ताकता रह गया। खबर है कि टीटीपी ने न सिर्फ न्यूक्लियर इंजीनियर्स को ही अगवा किया, बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान से बड़ी मात्रा में यूरेनियम की भी लूट की है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान सदमे में चला गया है। इस पूरी घटना के बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा हो गया है। वहां चल रही अराजकता सबके सामने आ गई है। ये पता चल गया है कि पाकिस्तान कितना कमजोर हो चुका है। टीटीपी वीडियो जारी कर इस्लामाबाद पर दबाव बना रहा है कि उसके लड़ाकों पर सेना के हमले बंद हों और पाकिस्तान की जेलों में बंद टीटीपी के बड़े लीडर्स को रिहा किया जाए। और सबूत भी दिए हैं कि उसके पास 18 न्यूक्लियर इंजीनियर्स बंदी हैं। टीटीपी एक के बाद एक वीडियो जारी कर शहबाज सरकार पर दबाव बना रहा है। टीटीपी ने जिस तरह से पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट से यूरेनियम चोरी की और उसके इंजीनियर्स को अगवा किया, उससे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी खतरे में डाल दिया है। और इतनी लचर सुरक्षा व्यवस्था से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को भी हिलाकर रख दिया है, क्योंकि ऐसे में तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन जब टीटीपी ने वीडियो जारी कर दिया, तो उसके बाद भी पाकिस्तान को शर्म नहीं आई और अब भी अगवा इंजीनियर्स की संख्या को कम करके बता रहा है। फिलहाल पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और वहां की सुरक्षा एजेंसियां न्यूक्लियर इंजीनियर्स को छुड़ाने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। लेकिन टीटीपी की बढ़ती ताकत और न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े लोगों के अपहरण, यूरेनियम की चोरी ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की बेइज्जती करा दी और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर गहनता से विचार करने को मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो क्या पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम सुरक्षित नहीं है? और यह खबर पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। इसलिए सवाल बहुत जरूरी है। 18 न्यूक्लियर इंजीनियर अगवा, खतरे में पाक के एटम बम। टीटीपी की शर्त माननी ही पड़ेगी। पाकिस्तान के पास क्या कोई विकल्प नहीं है? पाकिस्तान की हुई बेइज्जती तो क्या दुनिया पर एटमी संकट आ चुका है?
बातचीत करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल एके सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कर्नल दिनेश नैन रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दीपक वोरा फॉर्मर डिप्लोमेट पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इरशाद अहमद नेता PMLN हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का इस्तकबाल, पैनल पर बहुत बहुत स्वागत और दर्शकों का स्वागत करते हैं। मैं पहला सवाल लूं, लेकिन सबसे पहले इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। बड़ी खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। पाक अफगान बॉर्डर पर भारी क्रॉस फायरिंग की खबर मिल रही है। बॉर्डर पर गोलीबारी के बाद खौफ में सैकड़ों पाकिस्तानी परिवार, हजारों लोग बॉर्डर वाला इलाका खाली कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने नवा पास इलाके में रॉकेट से हमले किए हैं। अफगानिस्तान के पलटवार में कई पाकिस्तानी जवानों के घायल होने की खबर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ आउटपुट एडिटर कुंदन श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। कुंदन, क्या खबर है इस बारे में? क्या तालिबान के साथ संघर्ष पाकिस्तान का बढ़ गया है? विवेक, देखिए, संघर्ष तो बढ़ा ही है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया पर लगातार गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत के सरकोनी जिले में रॉकेट से हमला किए गए हैं जी। हेलीकॉप्टर से गोलीबारी की गई है और ये बताया जा रहा है कि इस हमले से वहां सैकड़ों परिवार जो हैं वो भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। यानी पूरा सीमावर्ती एरिया जो है वो खाली हो गया है। डर है, खौफ का माहौल है। और विडंबना ये देखिए कि ना तो पाकिस्तान और ना ही अफगानिस्तान आधिकारिक तौर पर इन घटनाओं की कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, ना कोई इसकी जिम्मेदारी ले रहा है। लेकिन जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे रॉकेट से हमले किए गए हैं, हेलीकॉप्टर से गोलाबारी की गई है और लगातार लोग वहां दहशत में हैं। मतलब जो बॉर्डर एरिया है वहां आसपास के लोगों ने घर खाली करके लोग भाग गए हैं वहां। आप सोचिए स्थिति कैसी बन गई है वहां पे। आसपास पूरा डर का माहौल पैदा हो गया है, लोग जाने से कतरा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान की सेना सुरक्षा देने में नाकाम है? बिल्कुल, पाकिस्तान की सेना सुरक्षा देने में नाकाम है। साथ ही अफगानिस्तान भी लगातार जो हमले कर रहा है उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर पा रहा है, लेकिन हमले लगातार हो रहे हैं वहां बॉर्डर पार। ठीक है कुंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए और पूरा इंफॉर्मेशन दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। सबसे पहले मैं इमरान साहब से शुरुआत करना चाहूंगा। इमरान साहब, क्या हो रहा है ये? इरशाद साहब, क्या हो रहा है आपके बॉर्डर पर? क्या तालिबानी लड़ाकों को मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पा रहे हैं? क्या अपने पोस्ट छोड़कर वहां से आप लोग भाग रहे हैं? इस सवाल का जवाब आपसे चाहेंगे। लेकिन इरशाद साहब, एटमी ताकत क्या TTP के हाथ में जाने वाली है? क्या एटम बम की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे आप लोग? मुझे लगता है इरशाद साहब तक सवाल पहुंचा होगा, लेकिन कनेक्शन फिलहाल कट गया। दोबारा उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर हो सकता है उनको मेरा सवाल पसंद नहीं आया होगा। दीपक वोरा सर के पास आ रहा हूं। वोरा सर, अगर ऐसा हुआ TTP के हाथ में न्यूक्स लग गए तो फिर क्या होगा? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मौका दिया। आप जनरल सिवाच साहब बैठे हैं, बाकी हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। यू योरसेल्फ सब कुछ तो आप लोग जानते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। इतना ही बताऊंगा इसके अंदर कि ये पहली बार नहीं है जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर धंधा है वो दुनिया के लिए। अब्दुल कादिर खान के बारे में सब जानते हैं। सर, मैं आपको कोट करना चाहता हूँ, दिस आई हैव हर्ड फ्रॉम अ वेरी सीनियर सऊदी ऑफिशियल। किसी ने, अमेरिकन ने मोहम्मद बिन सलमान से पूछा था कि क्या तुम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हो, क्योंकि ईरान के बारे में, ईरान के साथ तो जानी दुश्मनी है, वो ब्रदर डार्लिंग सब बेकार का, इस्लामिक डजंट वर्क। तो कहने लगे क्या आप लोग भी बॉम्ब बना रहे हो? और मोहम्मद बिन सलमान वर्ड्स अब सुनिएगा, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो पाकिस्तान से खरीद सकता हूं। अब यही चीज जो है, पाकिस्तान की छवि ऐसी बन चुकी है, ये किसी को बेचने को तैयार है। मेरा ख्याल कि तालिबान अगर ये न्यूक्लियर इंजीनियर्स, मैं जानता नहीं, माइनिंग वाले हैं जो वहां खोदाबादी करते हैं, कुछ चीजें निकालते हैं वहां से, लेकिन अगर ये न्यूक्लियर इंजीनियर, तालिबान ने कहा कि भाई देखो पैसे क्या देने उनको, इनको उठा के ले आते हैं और कहते हैं हमारे लिए आप न्यूक्लियर बॉम्ब एक हमारे देश में बना। इतना आसान नहीं होगा। बॉम्ब तो चलिए मान लीजिए ले भी लिया उन्होंने, कहीं से अक्वायर कर लिया, डिलीवरी सिस्टम बड़ी दिक्कत होती है, कहाँ इस्तेमाल होगा, वो सारी चीजें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन एक मैसेज बड़ा क्लियर है, इन लोगों को जो अगवा किया है 15-16 को, और पुलिस वाले कहते हैं 8 को छुड़ा लिया। मैसेज ये है तालिबान से पाकिस्तान को, जब हम चाहें, जहां हम चाहें, तुम्हें घुमा के तमाचा मार सकते हैं, संभल जाओ अभी भी। दिस इज द मैसेज आई सी इन दिस, तालिबान से पाकिस्तान को। मैं सिवाच सर के पास जा रहा हूं। सिवाच सर, आपको क्या लग रहा है? मैं तो इस बात को लेकर चिंतित हूं कि भाई अगर TTP के हाथ में, सर TTP अकेला थोड़ी है। अब तालिबान कहता है कि हम TTP के साथ नहीं है,
पूरा तालिबान का सपोर्ट टीटीपी के साथ है। कल ही मेरी सुहेल शाहीन से बात हो रही थी, जो यूएन में रिप्रेजेंटेटिव है तालिबान के। हमने ऑन एयर उनसे बातचीत की थी। उन्होंने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बगैर तालिबान के सपोर्ट के टीटीपी पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से पीट रहा है, यह पॉसिबल ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, तालिबान को भी न्यूक्स चाहिए सर, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं तालिबान के बैक ऑफ द माइंड ये प्लानिंग होगी कि अगर हम पाकिस्तान से न्यूक्स लेते आते हैं, अगर हम वहां से लेते आते हैं तो हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा। तो ये एटम बम सुरक्षा को लेकर सवाल है, सिक्योरिटी को लेकर सवाल है। सिवात सर, उसके बाद इरशाद अहमद हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलेंगे। सिवात सर। हाँ विवेक, बिल्कुल। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि जब पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट बना था भारत के बाद, तो सबको ये डर था कि अगर इनके न्यूक्लियर हथियार टेररिस्ट के हाथ में पड़ जाते हैं तो वो पूरी वर्ल्ड की सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम। जैसे अभी वोरा साहब बता रहे थे कि हाँ, ये सच्चाई है कि न्यूक्लियर बम कोई ऐसा बम नहीं कि जो आपने लिया और आपने चला दिया, उसकी डिलीवरी सिस्टम अलग है, उसका आर्मिंग सिस्टम अलग है। मगर उसको भी मद्देनजर रखते हुए कि जो टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार हैं ये छोटे हैं, और ये डर अमेरिका को सबसे ज्यादा है। अमेरिका को लगता है कि अगर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पाकिस्तान में होती आने वाले समय में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है इनके न्यूक्लियर हथियार अगर कहीं गलती से टेररिस्ट के हाथ में पड़ गए तो वो एक प्रकार पूरे वर्ल्ड को एक प्रकार न्यूक्लियर थ्रेट देंगे और न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो ये जो बात बताई जा रही है ये वाकई हो सकती है। जो चीज आज से 10 साल पहले आप फिक्शन समझते थे, आज वो असली में हो रही है। किसने सोचा था कि तालिबान पाकिस्तान इतना बोल्ड हो जाएगा कि पाकिस्तान की फौज उसके आगे घुटने टेक देगी, और तालिबान जो है अफगानिस्तान वाला, उनके बीच में और पाकिस्तान के बीच में इतनी बड़ी आपस के अंदर लड़ाई पैदा हो जाएगी, इनके रिश्ते इतने खराब हो जाएंगे, ये तो किसी ने सोचा नहीं था। तो यही बात बहुत बड़ा डर है आने वाले समय में। अब होने वाला क्या है, आपने जो जिस प्रकार से हम 4-5 दिन से डिस्कशन कर रहे हैं कि जो सिचुएशन अभी अब पाकिस्तान में है वो उसको 3 जगह से मार पड़ रही है। एक तो तालिबान जो है वो हमला कर रहा है इनके वेस्टर्न बॉर्डर से, क्योंकि वो डूरन लाइन को नहीं मानता। 18 पोस्टों पे हमले हुए, 8 पोस्टें अभी भी तालिबान ने कैप्चर की हुई हैं, 28 से ज्यादा जवानों को मार दिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान अंदर बोल्ड हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में काफी हमले कर रहा है। 18 ये जो आपके इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो पाकिस्तान की है उसके ये साइंटिस्ट हैं या वर्कर हैं, ये तो पाकिस्तान ही जानता होगा, इनको अगवा कर लिया। इधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है, उन्होंने भी बहुत हमले बढ़ा दिए हैं। तो आप ये देखें कि सिचुएशन तो एक सिविल वॉर की तरफ जा रही है, और पाकिस्तान का जो मीडिया इसके बारे में बोलता नहीं। तो सच्चाई ये है कि ये डर तो पाकिस्तान का मीडिया सर, पाकिस्तान का कोई भी शख्स बोलने के लिए तैयार नहीं है। सिवात सर, के साथ पड़ गए तो इरशाद अहमद जी भी नहीं बोलते हैं, और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की चौतरफा ठुकाई हो रही है। इधर पीएलए ठोक रहा है, बीएलए ठोक रहा है, तालिबान ठोक रहा है, टीटीपी ठोक रहा है, अब महंगाई बेरोजगारी तो पहले से है ही, वो तो प्राकृतिक आपदा बन चुकी है पाकिस्तान के लिए। इरशाद भाई देखिए, हिंदुस्तान तो मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। अगर आप लोग एटम बम की सिक्योरिटी नहीं संभाल सकते हैं तो हमें बता दीजिए, हम आपको एटम बम की सिक्योरिटी संभाल के देंगे। वो पाव वाले की भी सिक्योरिटी कर देंगे, जो पाव वाले बम है आपके पास। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा कि वाकई अगर हम हिंदुस्तान का चैनल देखते रहें और आपसे बात करते रहें, वाकई आप हमारे पाकिस्तान को हर रोज खुदा न खास्ता डुबा के सोते हैं, सुबह हम आपके सर पे होते हैं। आप ये बेफिक्र रहिए। दूसरी बात ये है, मैं बार बार एक ही बात करता हूं कि झूठ बोलना छोड़ देंगे आप तो खित्ते में अमन रहेगा, खुदा की कसम। जितना कि आप ऑल फॉल बोल रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, आज आपने कह दिया साइंटिस्ट हमारे अगवा हो गए। साइंटिस्ट नहीं कहा सर, इंजीनियर जो वहां पर लोग काम कर रहे हैं उनको 18 लोगों को अगवा किया सर। आपने 20 मिनट आप लोगों ने तकरीर की, मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। दूसरी बात आपने कहा जी वो साइंटिस्ट अगवा हो गए और हमारा यूरेनियम उठा करके ले गए। देखें, पहले तो ये है कि साइंटिस्ट बसों और वैगनों में नहीं जाते हैं, उनकी बड़ी सिक्योरिटी होती है, उनका बड़ा प्रोटोकॉल होता है, वो ऐसे नहीं जाते। जैसे कि हाँ, ये वर्कर जरूर हो सकते हैं, हमारे वर्कर हो सकते हैं, ड्राइवर हो सकते हैं, कुक हो सकते हैं, पियन हो सकते हैं, ये लोग होते हैं। ये गरीब लोगों को अगवा किया, उनकी बाजियाबी भी करवा लेंगे हमारे इदारे, इंशाल्लाह पहुंच चुके। 8 से 10 तो उनको रिकवर हो गए, बाकी भी आ जाएंगे। और दूसरी ये है कि ये वैगनर बसों में यूरेनियम पीएन उठा करके नहीं लेकर जाते। और दूसरी बात, आपने कभी
जरूरत करके देखिएगा कि कितनी मजबूत है मेरा पाकिस्तान और कितनी मजबूत है मेरी आर्मी। मैं तो मदद की बात कर रहा हूं, आप धमकाने लगे। इरशाद अहमद भाई, अल्लाह ना करे कि मैं मदद के हाथ बढ़ाता हूं, यही आप लोगों ने 47 से किया है। हिंदुस्तान मदद के हाथ बढ़ाता है, आप धमकी देने लग जाते हैं। जरूरत करके देखिएगा, देखें भी मदद के लिए हम तो आपको ये कहेंगे, सिर्फ आपकी तरफ इस तरह देखेंगे। मैं आपको खुदारा मुंह से आग उगलना बंद कर दे। दो बात नहीं, कोई आग नहीं, मैं तो मदद की बात कर रहा हूं इरशाद भाई। इरशाद भाई, दो बातें मैं आपको बताता हूं की बात करें, ठीक बात है, मैं एक मिनट और दे रहा हूं आपको। खुशबुएं भेजें जी, मैं आपको दुआएं भेज रहा हूं सर, मेरा यही रिक्वेस्ट, मैं आपकी सलामती की कामना कर रहा हूं सर, भगवान आपकी रक्षा करे। लेकिन पहली बात, आप मैं दो बात सुनिए सर। आपने कहा कि भाई ड्राइवर वर्कर को उठा के ले गए, घर में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन घर पे काम करने वाले स्टाफ के पास होता है, जितना घर के लोगों के पास नहीं होता। ऐसा नहीं तो होता। न्यूक साइट की इंफॉर्मेशन उन्हीं लोगों के पास होगी जिन लोगों को उठा के ले गए। पहली बात नहीं जाने देते इरशाद भाई। और दूसरी बात सुन लीजिए, एक पक्षी होता है, उसका नाम होता है शुतुरमुर्ग। वो अपना सिर रेत में गाड़ लेता है और कहता है कि भाई कोई खतरा नहीं है पूरी दुनिया में, कहीं से हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। बाकी आपने तो आप वो शुतुरमुर्ग मत बनिए, आप जो सच्चाई है, जो वास्तविकता, उस पर आइए, धरातल पर आइए, जमीन पर आइए सर। जमीन का असल हकायक ये है, देखिए आपको मार पड़ी बांग्लादेश से, आपने दहशतगर्दी के लिए खित्ते में कोई ना कोई मुल्क रखना होता है पास। आप भागोड़े थे यहाँ से काबुल से भागे, जब काबुल शो का नाम है पूछता इंडिया। पूरी बात करने दें। नहीं, शो का नाम जोक मारता इंडिया नहीं है, तो यहाँ चुटकुले यहाँ बैन है सर। अपने कानों पे हाथ लगाएंगे और सर चुटकुले बैन है यहाँ पर, मुझे पूरा बोलने दीजिए। इरशाद अहमद भाई, चुटकुले बैन है, डिबेट शो है, प्लीज बी सीरियस। चुटकुला नहीं है, डिबेट में रहूंगा और पूरी हकीकत बयान करूंगा और पूरा बोलूंगा, और आपको दरमियान में मत बोले आप लोग। दूसरी बात यह है कि आपको खित्ते में बदमनी के लिए कोई तो मुल्क चाहिए था। आपने काबुल की तरफ रास्ता किया, जहां आपकी इन्वेस्टमेंट डूबी हुई है। पहले भी यहां से दहशतगर्दी आप करते रहे, जब पहले हुकूमत थी, जब लड़ाई थी, जब जंग थी, उस दौरान भी आपने यहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट की। मुझे ये बताइए कि क्या आपका काबुल के साथ कोई बॉर्डर लगता है, कोई रिश्तेदारी है वहां आपकी? हाँ, लगता है। बॉर्डर मेरे करीब या पड़ोसी मेरे हैं अफगानिस्तान। नहीं लगता ना, झूठ बोलते हैं आप जम्मू कश्मीर का बॉर्डर देखिए, अफगानिस्तान के साथ ही लगता है। वो तो आपने कब्जाया हुआ है और हमने लिया नहीं अभी। हमारा बॉर्डर ही अफगानिस्तान के साथ लगता है। बुजुर्ग बैठे कैसे बुजुर्ग बैठे हैं। बोरा साहब देखिए, अब उम्र देखिए अपनी और ख्याल कीजिए। वीके दत्ता सर आपको समझा देंगे, और बहुत डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, बुजुर्ग नहीं है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं इरशाद साहब। दे आर डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स फ्रॉम इंडियन आर्मी। नाम सुना आपने? इंडियन आर्मी, डेजिग्नेटेड फ्रॉम इंडियन आर्मी। सुन के थोड़ा डर सा लगेगा आपको। मैं जा रहा हूं वीके दत्ता सर के पास। वीके दत्ता सर, अब देखिए वो तो मानेंगे नहीं, बेशक वो नहीं मानेंगे, लेकिन मजबूरी भी है उनकी। माने तो पाकिस्तान में आर्मी उठा लेगी, नहीं मानेंगे तो टीटीपी उठा लेगी। करें तो करे क्या, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। लेकिन बात में न्यूक्स की करूंगा सर। क्या पाकिस्तान का न्यूक प्रोग्राम आतंकी खतरे में है? वीके दत्ता सर, उसके बाद में कर्नल दिनेश नैन आपके पास आ रहा हूं। वीके दत्ता सर, देखिए ऐसा है कि जब से पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू किया, और ये लगातार पूरी दुनिया में लोगों को अंदेशा था कि ये अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को प्रोटेक्ट कर पाएंगे कि नहीं। अमेरिका को खतरा था। अमेरिका ने अपने वो प्लान भी बना रखे हैं कि अगर कोई ऐसा समय आया कि अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेट खतरे में आ गए, तो अमेरिका इंटरवीन करके उनको अपने कब्जे में ले ले। यही नहीं, इजराइल डे 1 से अमेरिका को भी बोलता चला रहा, भारत को भी उसने बोला हमें मौका दीजिए, हम इनके न्यूक्लियर सेट्स को खत्म करें। क्योंकि जो अभी आपने हाल देखा, सीरिया में हुआ, इराक में हुआ, ईरान के साथ चल रहा है जो जंग इजराइल का, उनका जो टारगेट है 1 बाय 1 करके पाकिस्तान के ऊपर आके खत्म होता है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने की। अभी जहां तक रही इनकी सुरक्षा की, इनके जो इंजीनियर या वर्कर वो माइनिंग एरिया से उठाए गए हैं टीटीपी के द्वारा, अगर वहां पे यूरेनियम की माइनिंग हो रही है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है। कोई भी आप रेडियो एक्टिव मटीरियल, चाहे कोबाल्ट 60 हो, चाहे प्लूटोनियम हो, चाहे यूरेनियम हो, उसको आप कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव के साथ में लगा के किसी भी इलाके में आप बम का धमाका कर देंगे, उस इलाके में रेडिएशन फैल जाएगी और उस इलाके को पूरा सील कर देना पड़ेगा। अगर वो यूरेनियम टीटीपी के हाथ में लग गया है और वो अगर
उस यूरेनियम को एक एक्सप्लोजिव के साथ लगा के किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के पास या किसी आबादी वाले इलाके के पास अगर वो एक्सप्लोड कर देंगे, वो पूरा इलाका आपको इवैक्यूएट करना पड़ जाएगा। मैं इसके ऊपर मतलब एक तरह से जानकारी रखता हूं, और मैं यहाँ भारत में भी इसकी वो चेकिंग करते हैं हम इसके ऊपर कि जितने आपके न्यूक्लियर अनचार्टर्ड अनरजिस्टर्ड जो आपके डिवाइसेस हैं, चाहे वो एक्सरे मशीन हो, चाहे उसके अंदर का जो मटेरियल होता है, वो किसी नाजायज हाथ में नहीं चला जाना चाहिए। आपको शायद याद होगा कि दिल्ली के अंदर एक कोबाल्ट 60 की मशीन उठा के कबाड़ी ले आया था, उसने उसको तोड़ा और पूरे इलाके में रेडिएशन फैल गई। बिल्कुल। तो इतना खतरनाक है, अगर रेडिएशन फैलती है तो आप उसको डर्टी बॉम्ब, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं, डर्टी बम बना के टीटीपी हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बीएलए वाले हो, पाकिस्तान के किसी भी इलाके को वो रेडिएशन से सीरियस मैटर है कर सर। सकते हैं जी। इनको वो इलाका पूरा इवैक्यूएट करना पड़ जाएगा। इनको शायद इस बात की समझ नहीं आ रही है। न्यूक्लियर वेपन तो अब बात की बात है, उसके ऊपर तो लोगों की नजरें ऑलरेडी हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें और पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को ये यकीन करना पड़ेगा कि आपके जो न्यूक्लियर सेट्स हैं वो सेफ रहें, वो किसी जिसको बोलते हैं कहां सेफ है सर? वीके दत्ता सर 18 स्टाफ उठा लिए जी, 18 स्टाफ उठा लिए टीटीपी ने, 18 स्टाफ उठा लिए, इंजीनियर्स जो वहां काम कर रहे थे साइट पर उनको उठा लिया। हालांकि कह रहे हैं इरशाद अहमद कह रहे हैं उसमें से कुछ को वापस ले आए और बाकियों को वापस ले आएंगे, लेकिन जो आपके गले तक पहुंच चुका है वो आपका गला दबा भी सकता है। कर्नल दिनेश नैन से सवाल लूंगा मैं, ये बहुत सीरियस खतरा है सर। इरशाद भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भारत जो है ना अपने माइनॉरिटीज के धर्म को बहुत इज्जत करता है, और मैं आपको रोज लेसन देता हूँ, फिर रात रोज भूल के वापस आ जाते हैं। आज का लेसन शुरू करता हूँ। देखिए, जैसे भी जनरल दत्ता कह रहे थे ना, अरे बात करने देना, आप भी डरने लग पड़े मुझसे, पता चलेगा मिनॉरिटी का कितना ख्याल करते हो। अभी मैं आपके ऊपर आऊंगा आपके पास, टाइम दूंगा मैं आपको। तो जैसे ही इन्होंने बताया जनरल दत्ता ने कि जो यूरेनियम को उठा के लाया गया है, किसी देश पे एटम बम फोड़ना ही एटॉमिक युद्ध नहीं होता। अगर किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल से रेडिएशन फैल गई, वो भी एक युद्ध ही है। तो अब वो लोग लेके जा चुके हैं आपके सामान। तो पहली बात तो यहाँ पे इरशाद भाई, खुश होना बिल्कुल बंद कर दो, हमारी चिंता मत करो। हम आपके बारे में क्या सोचते क्या नहीं सोचते। अब आता हूं दूसरी बात पे। याद है आपको जनरल मुनीर जब अमेरिका गए थे शुरू में, आपके पास में फॉरेन रिजर्व जो था मुश्किल से 10 दिन का था, आपके पास $1 बिलियन भी नहीं थे। अमेरिका से पैसे मांगे थे उन्होंने, और अमेरिका ने कहा था हम देंगे, पहले अपने न्यूक्स को कैप कर दो। कतार के पास गए, ईरान के पास गए, याद है। अब क्या पॉलिसी है अमेरिका की, मैं आपको समझा दूं। अमेरिका को मालूम चल गया अब इस एक्शन से, और मामला मजबूत हो गया कि पाकिस्तान के बस की यूरेनियम या एटॉमिक चीजों को रखरखाव रखना मुश्किल है। ये तो दहशतगर्दों के हाथ में जाएगा और दुनिया के लिए खतरा बनेगा। तो इनकी प्लान क्या है, पहले आप सुन लो। शमशी एयरपोर्ट तो आपको इन्होंने छोड़ दिया, एयरबेस। अब ये ईरान का न्यूक्लियर खत्म करने के लिए अमेरिका जो कंधार के अंदर इतनी लंबी तकरीर करने के लिए अपना एयरबेस बना रहे हैं। आपको झूठ बोलने दो मुसलसल, आप झूठ बोलते रहेंगे, मैं सुनता रहूं। कर्नल साहब बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे मेरे हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब के आप साथ थे। झूठ का कम बोलना करें, खुदारा आपकी उम्र नहीं है झूठ बोलने की। अभी देखिए, ऐसा झूठ बोलिए कि किसी को समझ आ जाए। आप झूठ बोलना बंद कर दें तो ज्यादा। इरशाद अहमद जी, इसके बाद मैं आ रहा हूं, ना बोला करें झूठ। इरशाद अहमद जी, मैं आ रहा हूं, आप काउंटर कर लीजिएगा। वो एनालिसिस कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है। जी, बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। यूरेनियम निकाल रहे हो, इसके ऊपर वो कहेंगे फ्रीज, फिर बोलेंगे इसको जो न्यूक्लियर बॉम्ब है केप, और फिर करेंगे डिसमेंटल। ये 3 है पॉलिसी अब जाने वाली। और मैं इरशाद भाई आपको बताऊं, चुपचाप से डिसमेंटल करा लो, नहीं तो आप स्टोन एज में पहुंच जाओगे। और मैं उसके बाद कि टीटीपी और ये जो हमारा आपका जो पाले हुए जो जितने भी दहशतगर्द है ना, ये जितने भी हैं आपके लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये आपको थप्पड़ मार मार के घरों में बैठाएंगे। अभी भी आपके पास टाइम है। आप प्लीज भारत के साथ में इज्जत दो हमको, हम ही आपकी सुरक्षा कर सकते हैं। पहले तो गिलगित बल्तिस्तान हमारा छोड़ दो, फिर हम आपकी हेल्प करने आते हैं। अब मुझे इजाजत दें, थोड़ा सा बहुत बोल दिया। ठीक है इरशाद अहमद जी, उसका दीपक वोरा सर।
निकल जाओ, जी इज्जत ठीक से है निकलो। इरशाद अहमद जी। मैं ये कहूंगा, देखिए कर्नल साहब, पहले मैंने कहा खुदा ना करे कि हिंदुस्तान से हम कभी मदद मांगे, क्योंकि जहां आग होगी वहां से आग ही मिलेगी, मोहब्बत कभी भी नहीं मिलेगी। हाँ, हमसे अरे मदद मोहब्बत मांगिएगा, नहीं, देखिए हम फूल बात देंगे, करें भैया। खुशबू देंगे, मोहब्बतें देंगे आपको, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमारे आबाओ अजदाद का मुल्क है, जो आपको दान करके आए हमारे बड़े, और उन्होंने हिजरत की। हिजरत इसलिए की कि हमारे कायदे आजम का फरमान था कि इनके साथ रहना मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूं कि हमसे ज्यादा, पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम वहां है जो मिनॉरिटी की शक्ल में रह रहे हैं, अपने मुल्क में मिनॉरिटी की शक्ल में रह रहे हैं, और अब मुसलसल अजाब हिंदुस्तान में मुब्तला है वो। और आपने मुसीबत बनाया हुआ मिनॉरिटीज को, आप कहते हैं मिनॉरिटीज का ख्याल करते हैं हम लोग। देखिए मुझे बोलने नहीं दे रहे आप, मैं आपके दरमियान में नहीं बोला, आप दरमियान में मुसलसल बोल रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि इज्जत से प्रोग्राम हो, इज्जत से बात हो। तो कर्नल साहब ऐसा कुछ बोला एक दिनेश ने सर आ रहा हूं, ठीक है दिनेश ने सर आ रहा हूं आपके पास। दिनेश ने सर एक सेकंड, इरशाद अहमद को पूरा करने दो। कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान से हम शांति और मदद की आशा नहीं करते। भाई साहब, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गए, कभी भी समझौते की बस लेकर गए, प्यार मोहब्बत लेकर गए, और जैसे मुड़े आपने पीठ में छुरा डाला और करगिल में घुस गए। तो इतिहास मत उठाइए, इतिहास उठाइएगा तो कई ऐसे काले पन्ने मिलेंगे जिस काले पन्ने से आपके ही हाथ और मुंह काले होंगे। तो इतिहास को छोड़ दीजिए, अभी के सिनारियो में आइए। अफगानिस्तान, अब तालिबान टीटीपी का क्या करेंगे इरशाद अहमद साहब? काम करें जी देखें, तालिबान टीटीपी हमारा मामला है ना, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मुझे लग ये रहा है चीखें आपकी निकल रही हैं, इसमें चंद लोग आपके भी होंगे, बल्कि मैक्सिमम आप ही के बनाए हुए दहशतगर्द, भेजे हुए, ट्रेंड किए हुए लोग जो कि वहां काम कर रहे थे बांग्लादेश में, वहां से भगोड़े हैं, वहां से भाग करके अब ये काबुल के अंदर इंटर हो रहे हैं, वहां से फिर आपने तखरीबकारी करनी है। लेकिन याद रखिए, इस दफा तखरीबकारी करने का मौका नहीं देंगे आप लोगों को। इंशाल्लाह वो सबक सिखाएंगे कि नानी याद आ जाए, और नानी याद अब कराने का वक्त आ चुका। आपने बहुत दहशतगर्दी फैला ली अपने चैनल के थ्रू, अपने मीडिया के थ्रू, आप मीडिया वार करते हैं, आपके चैनल्स इतने हैं। हम लोग कभी भी, देखिए हिंदुस्तान के ऊपर प्रोग्राम कभी मेरे पाकिस्तान के किसी चैनल ने किया हो तो मुझे बताइए, लेकिन आप सुबह शाम पाकिस्तान करते हैं, क्यों करते हैं? देखिए इरशाद अहमद जी, पावर से आप खौफजदा है, मेरी ISI से खौफजदा है, मेरी आर्मी से क्यों खौफजदा है? आपको मालूम है कि अजीम तरीन फोर्सेज हैं मेरे पाकिस्तान की, मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आप तो मुकाबला कश्मीरियों का नहीं कर सके। कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर से आपके फौजी खुदकुशियां करते थे, भागते थे, इस्तीफे देते थे। आप मानेंगे नहीं, मुझे मालूम है कि बोरा साहब झूठ बोल देंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे मालूम है कर्नल साहब भी नहीं मानेंगे, जनरल साहब भी सर, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, वो आपका पेशा है, वो आपका धंधा है, वो आपका धर्म है। ये इल्जाम मत लगाइए ऑन एन एम्बेसडर ऑफ इंडिया। मैं ये नहीं कहता चीजें आपको। प्लीज सर, बिहेव योरसेल्फ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, दायरे में रहिएगा सर, दायरे में रहिए। इरशाद अहमद जी, मैंने आपको पहले कहा था चुटकुले बैन है। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। नहीं, कोई बदतमीजी, यहाँ बदतमीजी अलाउ ही नहीं है, पाकिस्तान थोड़ी है, आपके साथ यहाँ बदतमीजी अलाउ ही नहीं है इरशाद अहमद जी। यहाँ ये पाकिस्तान थोड़ी है कि आर्मी चीफ जाके शहबाज शरीफ को नीचे दरी पे बिठा दे और कहे कि नीचे बैठो, मैं तुम्हारा हाकिम हूँ। सर, ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान एक जमहूरियत है, कोई किसी की बेइज्जती नहीं करता। पहली बात, आपने माइनॉरिटी की बात की सर, आपने माइनॉरिटी की बात की। आप अपने यहाँ माइनॉरिटी के जरा हाल बता दीजिएगा, आपके यहाँ माइनॉरिटी का क्या हुआ? कितने प्रतिशत हिंदू सिख और ईसाई आपके यहाँ बचे हैं? अब मैं फिर कह रहा हूं, मैं पीछे के पन्ने उठाऊंगा तो इतनी कालिक निकलेगी कि आपका हाथ और मुंह दोनों काला हो जाएगा। तो फिर आप मुझसे अगर आप फैक्ट पे आएंगे तो फिर आपको इशू होगा। मैं पाकिस्तान की चिंता नहीं कर रहा सर, इंडियन मीडिया पाकिस्तान की चिंता नहीं कर रहा सर। चिंता हम इस बात की कर रहे हैं कि अगर न्यूक्स टेररिस्टों के हाथ लग गए, तालिबानियों के हाथ लग गए, तो फिर आपका क्या होगा? फिर इस एशिया पैसिफिक का क्या होगा? एशिया महादेश का क्या होगा? फिर आपके वो बड़े प्रिय हैं, वो जिनको आप अपना आका कहते हैं, जिनको आप पापा कहते हैं, चीन, उस चीन का क्या होगा? तो ओवरऑल मैटर को समझिए। वोरा सर आपको जवाब देना चाह रहे हैं, वोरा सर। नहीं सर, मैं इतना कहना चाहता था कि हमने देखी है पाकिस्तान की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब यह ख्याल अच्छा इरशाद अहमद साहब के लिए है। आप अपने अफसाने बनाते रहिए, सोचते रहिए, जो भी आप करते हैं वो करते रहिए। सच्चाई ये है इस वक्त सर कि जो ट्रिपल लॉक में फंस गया है पाकिस्तान, इकोनॉमी फिनिश्ड, डिप्लोमेटिक रेप्यूटेशन फिनिश्ड, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देश के अंदर फिनिश्ड। कुछ नहीं, आपस में लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये सब हम देख रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति किसी देश की हो,
और वो फिर न्यूक्लियर याद है सर, दुनिया का सबसे बड़ा सुपरमार्केट न्यूक्लियर वेपन्स का कौन चलाता था? शायद ये भूल गए अब्दुल कादिर खान साहब का नाम, जो करा जो बेचना चाहते थे, हर जगह पहुंच जाते थे, लीजिए खरीदिए खरीदिए। दुनिया का सबसे बड़ा वॉलमार्ट था वो, न्यूक्लियर वॉलमार्ट। और फिर उनके साथ क्या हुआ ये आप सब जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है सर कि हम लोग डिप्लोमेसी, मुझे 51 साल हो गए इन काउंटिंग इन कूटनीति, हम लोग देखते हैं, बातें एक चीज होती है लेकिन हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड को अगर देखा जाए, 193 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स, शायद उन्हें 193 में से पाकिस्तान की पोजीशन 190 या 191 पे होगी जहां पे उसके पासपोर्ट की है। कोई आप पे भरोसा नहीं करता। अरे आंखें खोल के देखिए, किसी फ्लाइट पे जाते हैं, मैंने देखा है न्यूयॉर्क में सर, व्हेन आई वाज कमिंग बैक, मुझसे पूछा कि कहां से, मैंने कहा इंडिया, ही सेड नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, मैंने कहा नो, देन आई वोंट सर्च यू, जाइए बताइए सर, छवि बहुत अच्छी है आपकी, हाँ मेरी अजीम फौज, मेरी ये मेरी वो, सब फूक निकल जाएगी। एक बार जाके देखिए दुनिया आपके बारे में क्या समझती, क्या सोचती। आई रेस्ट माई केस। कर्नल दिनेश नैन कुछ कहना चाहते थे? दिनेश नैन सर, उसके बाद जाऊंगा मैं सिवान सर और वीके दत्ता सर के पास। एक सेकंड इरशाद अहमद जी, एक सेकंड इरशाद अहमद जी, मैं आ रहा हूं, इसके बाद में आ रहा हूं। कर्नल दिनेश नैन कुछ कहना चाहते? दिनेश नैन सर। देखिए विवेक, ये जो इरशाद जी हैं ना, आज अकेले हैं, तो मन नहीं कर रहा है इनसे झगड़ने का, क्योंकि अकेले फिर कल फिर बोलेंगे कि मैं कार्ड खेलेंगे, मैं अकेला था पाकिस्तान से। मैं अकेला ही, लेकिन हकीकत पाकिस्तान का एक ही शेर इरशाद खान है, वो आपको काफी है। आपके देश के लोग बेफिक्र सऊदी रहिए। अरेबिया में भीख मांगते हुए मिलते हैं, जेलों में सऊदी अरेबिया की, जाओ आप मेरे साथ चलो, सबसे ज्यादा जेलों में भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं, उनको भर भर के जो है वापस भेज रहे हैं। इससे बाहर आ जाइए, बेशर्म है, वापस इस आते कटोरे हुए और भीख से बाहर आइए कर्नल साहब। कर्नल साहब कटोरे और भीख से बाहर आइए, कोई इंसानियत की बात कीजिए, कोई अच्छी बात कीजिए, कोई अपनी दगाबाजी की बात कीजिए, अपनी वायलेंस की बात कीजिए, अपनी दहशतगर्दी की बात कीजिए, अपने दहशतगर्दों की बात कीजिए, कोई अच्छी बात कीजिए। इरशाद अहमद, अहमकाना बातें मत करो, अहमकाना बातें मत करो, अहमद नाम है आपका, सुनिए मेरी बात। आप निकलिए ना इससे, आपकी आर्मी से पूछो, भीख से निकलिए, कटोरे से निकलिए। 10 दिन का आपके पास में गोला बारूद नहीं, और आप चले हो बांग्लादेश को गोलियां देने अपने ऑर्डिनेंस की, बांग्लादेश को तोप के गोले, दिखाओ पिस्तौल, बांग्लादेश को अभी असला दिखाओ, मेरे पास इधर ऑफिस में भी असला पड़ा हुआ है, आपके पास बेफिक्र खाने को मैं नहीं अकेले है, के पास भी असला नहीं है, आप बांग्लादेश को खाना दोगे? भारत ने दिया ना चावल उनको, फिर खाने को भारत ने चावल दिया खाने को, 25,000 मैट्रिक टन अभी पहुंचाया जहाज से, भीख मांगी उसने। अरे पैसे ले दिए आपने वहां बिजनेस किया है, वहां अरबों डॉलर कमाए हैं, बंगालियों को लूटा है आप लोगों ने, बंगालियों को कंगाल किया आप लोगों ने। आपकी नानी भागकर किधर गई? हसीना शेख कहाँ गई भागकर? कर्नल साहब बताइए, आपकी नानी कहाँ है? देखिए डिबेट थोड़ा सा डिविएट हो रहा है। इरशाद अहमद जी और कर्नल साहब, डिबेट थोड़ी दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। बात बांग्लादेश की नहीं हो रही है, बात हो रही है उस टीटीपी, बीएलए और तालिबान की, जो आपकी छाती पे चढ़कर बैठा हुआ है। मैटर ऑफ द फैक्ट समझिए आप क्या है इरशाद अहमद जी, बात बांग्लादेश की नहीं हो रही है। बांग्लादेश और भारत समझ लेगा बांग्लादेश भारत को क्या करना है, वो हमारे बायलैटरल रिलेशन है। बात ये हो रही है कि भाई आपकी छाती पे 3 तरफा लोग बैठे हुए हैं, एक बैठा बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी, एक बैठा टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। बलोच लिबरेशन आर्मी को बलूचिस्तान चाहिए, टीटीपी को पूरा पाकिस्तान चाहिए, जिसमें वो शरिया लॉ लागू करना चाहते हैं, एक इस्लामिक स्टेट कायम करना चाहते हैं। और तालिबान को चाहिए उसका इलाका, क्योंकि वो डूरंड लाइन को मानता नहीं है, वो भी एक हिस्से से चाहिए उसको। तो ये जो तेहरा ये ट्राइंगल आपके खिलाफ बना हुआ ना, उस पर बात हो रही है। कर्नल दिनेश नैन जल्दी से 10 सेकंड, उसके बाद दत्ता सर, मैं सिवाज सर के पास जा रहा हूं। बस एक पॉइंट देना चाहता हूं, देखो अरशद भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये है पाकिस्तान। फिर अगर आपको टीटीपी मुस्लिम लॉ लागू करना चाहता है तो तकलीफ किस बात की है यार? तकलीफ में क्यों हो? बुर्का पहनो, घर में बैठो, यहां जाते हो बड़ी बड़ी बातें करने। ठीक है, सिवाज सर कुछ कहना चाह रहे हैं भाई। आपको अगर टीटीपी को डिमांड कर, आप मिलकर बात कर लीजिए, कम से कम आपकी यूरेनियम तो नहीं लूटेगा, आपके न्यूक इंजीनियर्स को तो नहीं उठाएगा। सिवाज सर, क्या यूएस इंटरवीन कर सकता है इस मामले में? क्योंकि ये जो अपहरण वाला कांड हुआ, ये बहुत सीरियस हो जाएगा। मेरी बात मानिए, इरशाद अहमद भाई तो नहीं मान रहे, लेकिन ये बहुत सीरियस न्यूज है सर। सिवाज सर,
पड़ेगा कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने अब डिक्लेयर किया है कि वो उन्हीं लोगों के पीछे जाएंगे जो कि सिक्योरिटी से लिंक्ड हैं, चाहे तो मिलिट्री है। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे भी जाने को मना कर दिया। इसका मतलब पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो हैं उनके पीछे गए। अगर ये नॉर्मल वर्कर हैं मान के चलो, तो इनसे तो उनका कोई बैर था नहीं, उनको तो छोड़ देते वो। तो कहीं ना कहीं इनका लिंक है न्यूक्लियर और यूरेनियम के साथ, और यूरेनियम की खान में कर रहे थे। अभी एक बात समझनी पड़ेगी पाकिस्तान को कि ये जो न्यूक्लियर हथियार हैं ये आपके लिए प्रोटेक्शन है, मानते हैं, मगर ये आपके लिए एक प्रकार सिरदर्द भी बन सकते हैं, क्योंकि अगर ये हथियार गलती से आतंक हाथ में तो ये आपके लिए परेशानी बन सकते हैं। और यही अमेरिका ने बार बार बताया कि भाई आपका जो मैकेनिज्म है वो सेफ नहीं है। आने वाले टाइम में अगर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पाकिस्तान में होती है तो ये न्यूक्लियर हथियार अगर आतंकवादियों के पास पहुंच गए तो वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करेंगे पूरे वर्ल्ड को। दूसरा, कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियर लीकेज होगी, जैसे दत्ता साहब बताते, ये मैंने भी काम किया इसके ऊपर। यूरेनियम अगर थोड़ा सा भी लीक होता है तो वो 10 से 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर आप रह नहीं पाओगे। तो ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से ये कार्रवाई करके ये आतंकवादियों को तो कुछ पता नहीं है, ठीक है, वो तो समझते हैं ये मजाक है। नहीं, को सीरियसली लेना चाहिए। और मुझे लगता है अमेरिका को शिवाज सर जरा इस पर भी रोशनी डालें। हथियार हैं पाकिस्तान के, दे आर नॉट सेफ। डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने वाला है, उस डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतनी खबर काफी है कि टीटीपी ने 18 न्यूक इंजीनियर्स उठाए हैं। वो इतनी ही चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, यही एक लाइन की खबर चाहिए एक्शन लेने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। शिवाज सर, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? या बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कहा विवेक आपने। जी सर, मैं इस पर बोलूं कि ना बोलूं? इरशाद अहमद सर, मैं आपसे क्या रिएक्शन लूं? अभी आप बांग्लादेश करने लगेंगे, मैं तो मन करता आपसे यही सवाल पूछ लूं, भाई साहब आटा क्या रेट चल रहा है? इरशाद अहमद भाई, चावल पाकिस्तान में आटा क्या रेट है? अब मैं क्या सवाल पूछूं आपसे? आप किसी सवाल पर ठीक से जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप आटा का रेट बता दीजिए पाकिस्तान में, दाल का रेट बता दीजिए, तेल का भाव बता दीजिए, मैं यही सवाल पूछूंगा फिर आपसे। आप सिक्योरिटी के मसले पर कोई ठोस जवाब देने के लिए तैयार नहीं। आप कहते हैं इंडियन मीडिया हमको बदनाम कर रहा है। अरे भाई साहब, हम तो आपकी चिंता कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बात नहीं कर रहे, तो आटे का भाव बता दीजिए। चलिए, 800 रुपए किलो, 900। हमें ये मालूम नहीं इसके अंदर विवेक जो मसला मेरे पाकिस्तान में दर्द आपको अफगानिस्तान में भी ये बार-बार सोच रहे थे कि ये मुझे मालूम नहीं हमसे कोई चीखें नहीं निकली सर। कौन सी दुम पे हम तो एक इंटरनेशनल मसले पर डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। अब आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। इरशाद भाई, मैंने पूछा पाकिस्तान आप तालिबान, टीटीपी, बीएलए पे नहीं बात करना चाहते तो आटे और चावल और दाल, तेल पर बात करना चाहते हैं। हम अपने पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी संभालना जानते हैं, हम पाकिस्तान को महफूज भी करना जानते हैं, और पाकिस्तान महफूज तरीन है इस वक्त, जन्नत है दुनिया में। तो वो दुनिया में पाकिस्तान जन्नत है, जन्नत है। आप आइए, तशरीफ लाइए, आपको मालूम पड़े कि पाकिस्तान है क्या। भाई साहब, मेरा पासपोर्ट क्यों कई मुल्कों में बैन करवाना चाहते हैं आप? मैं आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगा। मेरा इंडिया पासपोर्ट जो ब्लैक लिस्ट पे चला जाएगा, कई मुल्क मुझे घुसने नहीं देंगे भाई पाकिस्तान, और मुझे उसमें सफाई देनी पड़ेगी कि मुझे इरशाद अहमद भाई ने, जो मेरे मित्र हैं पाकिस्तान में, उन्होंने बुलाया था, तो वो मानेंगे नहीं, बोलेंगे पाकिस्तान गए, पासपोर्ट चेक करवाओ अपना। कुछ थोड़े दिन ठहरिए, फिर देखिए आपके साथ होने वाला क्या है। कहां से आपको पड़ेगी मार। आप तो कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान को या अफगानिस्तान को वायलेंस करवा दें पाकिस्तान में। आप विके दत्ता सर, देखिए क्या फितरत है 47 से पाकिस्तान की। हमने इनकी सलामती की दुआएं की, हमने कहा कि भाई आप सुरक्षित रहें, भगवान आपको सलामत रखे, सुरक्षित रखे। तो ये कहते हैं आप ठहरिए थोड़े दिन, आपके साथ क्या क्या होने वाला आपको पता चलेगा। विके दत्ता सर, काश आप दिल से बोलें। देखिए विवेक, मैं दिल से बोल रहा हूँ सर, इरशाद भाई दिल से बोल रहा हूँ। मैं जवाब ले लेता हूँ विके दत्ता सर से, उसके बाद फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ और वोरा सर के पास। इरशाद भाई सलाम आपको। मैं थोड़ा सा फैक्ट्स आपके सामने रख दूं। मैं 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश में था, जब आपने पाकिस्तान आर्मी का सरेंडर लिया, ठीक है। तो आपके कितने दिलेर फौज है, कितने जाबाज है, वो हमको पता है। अच्छी वो एक प्रोफेशनल आर्मी थी। भारत और पाकिस्तान की आर्मी एक थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी। भारत ने अपना जो प्रोफेशनलिज्म है उसको कामयाब रखा, उसको कायम रखा। पाकिस्तान की फौज पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो गई और पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करना शुरू कर दिया। तो अगर मैं 71 की बात करूं, 93,500 प्रिजनर ऑफ वॉर
उसके बाद हमने प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप भी चलाया, हमने बड़ी इज्जत से रखे आपके अफसर जेएसओ जवान, और वो बल्कि बोलते थे अरे साहब अगर हमारे पास भारत की फौज जैसे अफसर हों तो हम कभी जंग नहीं हारते। तो उनको अपने अफसरों के ऊपर भरोसा नहीं है पाकिस्तान की फौज को। पाकिस्तान के जवान अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, उनके जो सूबेदार साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी जहां तक सवाल है आज की बात का, आज ये बिल्कुल फैक्ट है कि आप लोगों को टीटीपी, बलूच लिबरेशन आर्मी, सिंध के अंदर जो मूवमेंट चल रहा है वो, पीओजेके में जो, और जो हम पीओके बोलते हैं, या गिलगित बाल्टिस्तान में जो अनरेस्ट चल रहा था, जो महंगाई के कारण ना खाने को ना पीने को, बिजली के दरें 60-60 रुपए की आपने यूनिट कर रखी है, वहीं पे आप मंगला डैम से बिजली पैदा होती है, वापस उनको ऊंचे दरों में आप देते हैं। तो ये सारी बातें होने के बावजूद जो पाकिस्तान है आज के दिन में एक टाइट सिचुएशन में है, ये आपको समझना पड़ेगा। आप तो पॉलिटिकल पार्टी के है ना, हम तो पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने आपको बिठा रखा है तो आप तो पाकिस्तान आर्मी की वाहवाही तो करेंगे। तो मैं उसके ऊपर आपको कोई इल्जाम नहीं देता हूँ। अच्छी बात है उन्होंने आपको बिठाया, आप उनको दुआ सलाम करें, लेकिन आपको अपने मुल्क की, देखिए आपको अपने मुल्क की, मेरी सुनिए, आपको अपने मुल्क की हिफाजत, अपने मुल्क की भलाई, अपने अवाम की भलाई के बारे में सोचना पड़ेगा। अब ये सोच के चले, अगर मान लीजिए भारत और पाकिस्तान एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहता आज के दिन में, और लगातार जो भी हमारे जंग हुई, चाहे 65 की हुई, 71 की हुई, जो 99 कारगिल में हुई, यहाँ आपने उग्रवाद फैलाया भारत के अंदर, वो ना होता तो आप बहुत अच्छे तरक्की शुदा एक मुल्क बन चुके होते, हमारे मुकाबले में होते इकोनॉमी में भी, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपकी पाकिस्तानी फौज ये चाहती थी कि उसके ऊपर खतरा बना रहे, अवाम को बोला जी बड़ा खतरा भारत से, इसलिए हमको ताकत में रहना है, और अवाम भी शरीफ है बेचारों को। ठीक है, इरशाद अहमद इसको आंसर कीजिएगा प्लीज जल्दी से। खतरा हमको, ठीक है, अभी ठीक है, इरशाद अहमद जी नहीं, एक मिनट और जल्दी से सर, जल्दी से सुनिए। पीओके के अंदर सुनिए, एक मैं बहुत आखिरी बात आपको बोल रहा हूँ, बहुत कुछ पीओके के अंदर जो आप अभी एक वो करवाना चाहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसीजन, और उसके बाद जी आप जिहादी जो एलईटी लश्कर तोयबा तैयार कर रहे हैं, आपको ऐसी मार पड़ेगी कि आपने जो सबसे बड़ी गलती वो कर जाएंगे आप। भारत तो वेट कर रहा कि आप एक गलती करो, आप एक गलती करो, ऐसा तमंचा मारेंगे आपको, उधर से अफगान, उधर से टीटीपी, पीएलए, आपका सिंध, और यहाँ से भारतीय फौज, आपको चने चबा देंगे हम। ये गलतफहमी में मत रहना आप, हमें पता है पूरी खबर आपको पीओके में क्या करवाना चाहते हैं, उसके लिए हम पूरी अच्छा, इसलिए इरशाद भाई कह रहे हैं कि थोड़े दिन रुक जाइए, फिर हम बताते हैं क्या होता है। ये प्लानिंग है आपकी इरशाद अहमद जी? वो नानी तो आपको याद दिलाने वाले हैं, ऐसी नानी याद आएगी कि आपको समझ नहीं है। ठीक है इरशाद अहमद जी, ठीक है, ओके, ओवर टू यू। थैंक यू सर। इरशाद अहमद जी जल्दी से। मेरी आर्मी के बारे में बात की, मेरे पाकिस्तान के बारे में बात की, मैं कहूंगा सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद हमेशा कहता हूँ। दूसरी बात, आर्मी मेरे पाकिस्तान की, पाकिस्तान आर्मी का, मैं इन दोनों का, मैं इनका शेर हूं, पाकिस्तान का, पाक आर्मी का, अपने इदारों का, अपने मुल्क का, अपनी हिफाजत करने का, अपनी सरहद का हाफिज हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो आटा वाटा बेचते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, वही क्या? अल्लाह, वह सवाल पूछता हूं, उनका फ्रेम उड़ जाता है। वोरा सर गजब की बात है, मैं पूछता हूं कुछ तो उनका फ्रेम आउट हो जाता है। वोरा सर मैंने पूछा कि भाई जो आटे वाटे बेचते हैं उसी आर्मी की बात कर रहे हैं, फ्रेम ही चला गया। मैं क्या सवाल पूछूं? फिर मैंने पूछा थोड़ी देर पहले कि भाई मैं एक सवाल पूछना चाहता था जनरल साहब, उन्होंने कहा ये जो पाकिस्तान के मेहमान है कि मैं अपने दफ्तर में या घर में, उन्होंने अभी कहा घर में या जहां बैठे थे वहां पे भी मैं बारूद असला रखता हूँ, क्या अपनी पत्नी के लिए रखते हैं? वहां पर क्यों रखते हैं? ये गन्स और एमुनिशन किस लिए रखते हैं? किससे डर रहे हैं? इनको पूछिए इनसे, मैं तो नहीं रखता ना, आप रखते हैं सर। इनको मुझे लगता है इनको टीटीपी का खौफ सता रहा होगा जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि टीटीपी ने लिस्ट बनाई है, जो पाकिस्तानी आर्मी के साथ है वो टीटीपी की लिस्ट में है, चाहे वो आटा बेचने वाला हो, चाहे आटा बनाने वाला हो, चाहे वो कोई कंपनी क्यों ना, चाहे निवेशक क्यों ना हो। पर अच्छा है सर, आप इनको लाया करिए, हंसाते बहुत है। इस कॉमिक रिलीफ जो होता था ना पुराने जमाने में, जो थिएटर में होता था, कोई हंसाने वाला जोकर आता था, लाया करिए इनको सर, ये बहुत हंसाते हैं। नहीं, इनको सर एक्सपोज करना जरूरी भी है। इतना बड़ा खतरा सिर पे मंडरा रहा और कह रहे हैं भाई आपने बांग्लादेश में ये किया वो किया। अरे भाई बांग्लादेश छोड़ो, पहले अपना घर बचाओ, तुम्हारे 4 टुकड़े होने वाले, कोई तुमको देखने वाला बचा नहीं, पूरी दुनिया में किसी तुम्हारे अच्छे रिलेशन नहीं है, तुम्हारे पासपोर्ट की कोई कीमत नहीं है, और बकवास कर रहे बैठ के टीवी पर आप।
वोरा सर, इस पर एक जवाब चाहूंगा, उसके बाद दिनेश नैन कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर सिवाज सर आपके पास आ रहा हूं। वोरा सर, मैंने जो कहना था सर कह दिया। मैं वो ट्रंप वाला क्वेश्चन लेना चाह रहा था सर। आप डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतनी एक लाइन की खबर काफी है कि 18 न्यूक इंजीनियर्स इन्होंने उठाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप पूरा पाकिस्तान खाली करा देगा, वो ऐसा लीडर है उस। आपको याद होगा जब वो पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, पहले हफ्ते में या पहले 2 दिन में ट्वीट क्या किया था कि पाकिस्तान हमको ठगता रहा है, चोर हैं, डाकू हैं, हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनको देते रहे हैं और मिला क्या है, आतंकवाद। ये वही ट्रंप है जो दोबारा वापस अब आ रहा है सर। यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो मेक्सिको को छोड़ो, ग्रीनलैंड को छोड़ो, कनाडा छोड़ो, वो तो पाकिस्तान को आपने सही कहा है कि वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा, सैनिटाइज कर देगा, सब कुछ हटवा देगा वहां से। आप देखते जाइए, वो खुद ही तो कह रहे थे अभी कुछ दिनों में क्या होने वाला है, देखिए शायद इसी की बात कर रहे हैं जी। कर्नल दिनेश नैन कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद शिवाज सर और दत्ता सर आपके पास। दिनेश नैन सर, लेट मी नाउ से ऑन सीरियस नोट नाउ। देखिए, चंद हफ्ते पहले ही जो बाइडेन ने भी एक मीटिंग लिया था अमेरिका के अंदर, और पूरी प्लानिंग बन चुकी थी कि कैसे ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक होना है। लास्ट मोमेंट के ऊपर वोरा जी इस बात को सहमत देंगे, लास्ट मोमेंट पे वो कैंसिल हुआ, लेकिन वो प्लान अपनी जगह है अभी के अभी। और इनको अटैक करने के लिए चाहिए एक एयरबेस। वो एयरबेस अभी शामशी में नहीं ढूंढ रहे हैं, अब पाकिस्तान के अंदर था इनका, वो आप ये कंधार में और जो काबुल के अंदर से इस्तेमाल करने जा रही है। यही कारण है कि $40 मिलियन पर हफ्ते तालिबान को दिया जा रहा है। अब रही बात तीसरी, जैसा मैं बता रहा था, ये प्लान बहुत सीरियस बन चुका है इजराइल और अमेरिका के बीच में। सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर तक को भी इसके अंदर शामिल किया गया है कि पाकिस्तान को अब कहा जाएगा कि न्यूक्लियर फिजाइल मटेरियल जो आप निकाल रहे हो, यूरेनियम इन्वेस्टमेंट, उसको इमीडिएटली फ्रीज करो। इनके ऊपर इतनी सैंक्शंस लगेंगी, भूखे मरेंगे वरना ये। उसके बाद इनका हाथ जुड़वा के जितने न्यूक्स इनके ट्रकों में भर के, जीपों में भर के, उनके वॉरहेड्स दाएं बाएं घुमा रहे खिलौने की तरह से, उनको कैप किया जाएगा और बाद में डिसमेंटलिंग का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम यूएसए की लिस्ट में है और ये होगा। और जिस प्रकार से अब तालिबान ने चढ़ाई की है और जिस प्रकार से तालिबान ने अब ये यूरेनियम की चोरी की है, ये बात सचमुच बहुत सीरियस है। जैसा दत्ता साहब बता रहे थे, बाकी पैनलिस्ट बता रहे थे, मैं कहता हूं ये बहुत सीरियस है और मैं समझता हूं इसके ऊपर एक्शन जरूर होगा। और कर्नल दिनेश नैन, एक बात और मैं बताऊं, सोर्सेज के हवाले से यह भी खबर मिली है कि तालिबान पाकिस्तान के पीछे यूं ही नहीं पड़ा, इसके पीछे भी यूएस का ही हाथ है, ताकि इस एस्केलेशन में अमेरिका अपनी स्टैब्लिशमेंट फिर से अफगानिस्तान के अंदर लाए और वहां से चाइना को कंट्रोल करे वो, क्योंकि चाइना अमेरिका के गले तक पहुंच चुका है। चाइना अमेरिका के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा थ्रेट है। अमेरिका से पहले उसने 6th जनरेशन का फाइटर जेट टेस्ट कर लिया है, तो वो अफगानिस्तान में आकर एक एयरबेस के जरिए वो न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चाइना को भी कंट्रोल करना चाहता है। इसलिए शायद ये एस्केलेशन का ये मामला देख रहे हैं हम, तालिबान वर्सेस पाकिस्तान। मैं इसमें सिवाज सर का टेक चाहूंगा, उसके बाद मैं दत्ता सर आपके पास आ रहा हूं। सिवाज सर। हाँ, देखो विवेक, ये सच्चाई है कि दो बातें बड़ी ज्यादा अमेरिका सीरियसली ले रहा है। एक तो कहीं ना कहीं ईरान के अंदर न्यूक्लियर हथियार, वो समझ रहे हैं कि आज ईरान उस स्टेज पे है कि किसी दिन भी वो न्यूक्लियर हथियार बना सकता है, और वो ऐसी सिचुएशन नहीं आने देना चाहते। इजराइल और ईरान के ऊपर मतलब कि एक प्रकार अमेरिका के साथ मिलके ये प्लान रेडी है, और ये प्लान डोनाल्ड ट्रंप के बाद आने के बाद होगी। उसकी वजह है कि ईरान को जान के उलझा रहे हैं कि लड़ाई में उलझे, क्योंकि वो नहीं चाहते हिजबुल्लाह और आपका जो हमास है, होती रेबल, उनको चाहिए जो सांप का खुड कहाँ है, वो है ईरान में। उसको मारने के लिए उन्होंने बहाने ढूंढने, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को वो बर्बाद करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि उनको पता अगर ईरान न्यूक्लियर होगा तो वर्ल्ड का लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब आगे बात कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का क्या किया जाए, ये अब मुझे लगता है अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के बाद बहुत सीरियसली सोचेगा, क्योंकि जिस प्रकार से अब पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन पैदा होगी है, ये किसी ने नहीं सोचा था कि इस टाइप से हो जाएगा कि तालिबान भी अगेंस्ट है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी POJK में लोग सड़कों पे, तो उसको भी ये सीरियसली किसी तरीके से अब चाहेंगे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान के बस का नहीं है। ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों के हाथ में पड़ गया तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज जो आया है कि अफगानिस्तान जो तालिबान है
उसके साथ अमेरिका ने अपने जो एक प्रकार रास्ते खोल दिए हैं। आज वो सोच रहे हैं कि तालिबान ने तो रहना है, इनको पैसा दो, इनको डेवलपमेंट करेंगे, ये हमें बेसी देंगे, क्योंकि अल कायदा और इस्लामिक स्टेट है, उनको उन पे भी ध्यान रखना है, ईरान के ऊपर भी ध्यान देना और चीन के ऊपर भी ध्यान देना। इनको अब जो काम किसी जमाने में पाकिस्तान करता था, आज वो अफगानिस्तान से करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट बन जाएगी। ये चीजें बहुत जोरों से चल रही है और इसीलिए भारत के और अफगानिस्तान के रिलेशन भी अच्छे हो रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो सिचुएशन अगर आप देखें, इसके अंदर पाकिस्तान घिरता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान घिरता नजर आ रहा है, अपने जितने के जितने आतंकवादी ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं, और दूसरा अफगानिस्तान के साथ, और तीसरा जो एक सिविल वार की तरह सिचुएशन है। और डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को बहुत सीरियसली लेंगे कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं, गलती से भी न्यूक्लियर हथियार अगर आतंकवादियों के हाथ में पड़ गए तो वो एक प्रकार से न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड का, और वो पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत ही बड़ा खतरा है। जो पीओके है सर, पीओके का एक बॉर्डर वाखान कॉरिडोर को लगता है सर, और वाखान का जो कॉरिडोर है वो OBOR के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाइना उस वाखान कॉरिडोर पर कंट्रोल चाहता है, जिस पर तालिबान ने कह दिया इस पर हमारा कब्जा हो गया, जिस पर, जबकि पाकिस्तान ये कहता है कि वो हमारे कब्जे में है। तो वाखान कॉरिडोर के ऊपर भी इस वक्त काफी ज्यादा सीरियस टेंशन चल रही है, जहां पर अमेरिका और तालिबान अपना कंट्रोल चाहते हैं, जिससे कि चाइना को भी पकड़ा जा सके और पाकिस्तान और ईरान को भी दबोचा जा सके। हाँ देखो, वखान कॉरिडोर जो है 200 किलोमीटर लंबाई में है और 16 से लेके 60 किलोमीटर चौड़ाई में। वखान, हाँ चौड़ाई में वखान कॉरिडोर जोड़ता है अफगानिस्तान को चीन के साथ, और तजाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने वाला वखान बॉर्डर है। अब पाकिस्तान अपने दिमाग में ये सोच रहा था कि अगर अफगानिस्तान प्रॉब्लम डालेगा, हम वखान कॉरिडोर को पकड़ लेंगे, और वखान कॉरिडोर से पाकिस्तान की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाती है सेंट्रल एशियन स्टेट में। आप ये सोचते चीन ऐसा होने देगा? चीन का जो डायरेक्ट कनेक्ट है अफगानिस्तान से, सिंगजांग प्रोविंस से, वो वखान कॉरिडोर से ही है। तो ये ख्वाब हैं, ये पाकिस्तान के ख्वाब है। पाकिस्तान कभी भी वखान कॉरिडोर को नहीं पकड़ सकता। वखान कॉरिडोर माना जाता है, उसको भी ऐसे बोला जाता है चिकन नेक ऑफ अफगानिस्तान, मगर उसके अंदर एक्टर कैरेक्टर बहुत है। अफगानिस्तान है, चीन है, और तजाकिस्तान भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तजाकिस्तान में भारत की एयर बेस भी है और भारत की आर्मी बेस भी है। तजाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं है, क्योंकि वहां पर जो नदन अलायंस थी वो वहीं से थी जो तालिबान के साथ लड़ रही थी। तो ये जो ख्वाब सोच रहे हैं वखान कॉरिडोर को ले लेगा पाकिस्तान, ये इनके सपने हैं, ये कभी नहीं ले सकते, और इसको चीन नहीं लेने देगा, ये भी है। और तालिबान आज इतना ताकतवर है कि पाकिस्तान उसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा। तो वीके दत्ता सर, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, ऐसा कि पाकिस्तान एक फूल्स पैराडाइज में रह रहा है, और जो पहले अमेरिका से इनको मदद मिलती थी, डॉलर मिलते थे, ये भाड़े के टट्टू हैं, जहां से पैसा मिलेगा वहां काम करेंगे। चीन पैसा देंगे तो उसके लिए काम कर देंगे, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर हम पैसा दे देंगे तो हमारे लिए भी काम करेंगे। अभी जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन एक और ये गंदी चाल खेलने की कोशिश कर रहा है। जो इसने पाल रखे हैं टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर, LTT, हिजबुल मुजाहिदीन, ये जो इनके पाल रखे हैं J&K को लेके, ये उनको अभी इकट्ठा करके एक्टिवेट करने का प्लान बना रहे हैं। और मैं तो चाहता हूं ये उसको एक्टिवेट करें, क्योंकि जिस दिन इन्होंने उसको एक्टिवेट किया उस दिन भारत की फौज इनके ऊपर हमला कर देगी, और इनका बचा खुचा भी कुछ नहीं बचना है। आजकल नया गाना गा रहे हैं कि हमने POK को आजादी दे दी है, वहां के प्रधानमंत्री इंडिविजुअल डिसीजन लेते हैं, ये क्या प्लान कर रहे हैं? नहीं, इन्होंने क्या, जो वहां का इन्होंने टटपुंजिया प्रधानमंत्री बना रखा है, तो उसने डिक्लेयर किया कि जी हम जो एक अभी वो करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ असिस्टेंस टू पाकिस्तान। और लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पहले यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हुआ करती थी, आजाद कश्मीर को सो कॉल्ड, उन्होंने उसको मर्ज कर दिया पाकिस्तान के साथ। तो कहने का मतलब यह है कि अब वो उसको ऑफिशियली बोलना चाहते हैं कि ये POK नहीं है, PJ वो नहीं है, ये तो पाकिस्तान का हिस्सा है। इन्होंने वो क्या बोलते हैं, सिग्नेचर ऑफ असिस्टेंस कर दिया है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असिस्टेंस कर दिया है, और साथ साथ में क्या बोल रहा है, वहां जिहादी मतलब जिहादियों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप जो भारत का कश्मीर है उसके ऊपर हमला करें, उस पर कब्जा करें। और ये मैं तभी बता रहा था आपके जो पाकिस्तान का पैनलिस्ट आ रखा था कि कहीं गलतफहमी में मत रहना, जो आखिरी तुम्हारी एक जो तुम जो पंगा लोगे
उस पंखे के बाद तुम्हारा कुछ नहीं बचना, क्योंकि अगर भारत की फौज टाप गई तो उधर से अफगान, उधर से बलूच, उधर से टीटीपी, बीएलए, आपका ये सिंध, और इधर से भारत की फौज, तो फिर मैं देखता हूँ ये कहाँ जाके भागेंगे। सलवार कमीज पहन के ये शरिया अडॉप्ट करेंगे और इनको टीटीपी को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये टीटीपी, ये फाइनल टीटीपी की तरफ जाएंगे सर, मुझे लग रहा है ऐसा। जो बात कर्नल दिनेश नैन भी कह रहे थे कि ये शरिया लॉ लेकर टीटीपी के साथ रहेंगे और इसको इस्लामिक स्टेट बनाकर इसका दी एंड करेंगे और एंड में कुछ नहीं बचेगा। ये गृह युद्ध के साथ पाकिस्तान का चैप्टर क्लोज होगा। और मुझे लगता है 75 साल हो गए हैं, 20-25 साल का बस खेल बचा है मोटा मोटी। उसके बाद पाकिस्तान कोई और ही मुल्क होगा नक्शे पर किसी और नाम से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तो होता है, पाकिस्तान इस वक्त गहरे खतरे में घिरा हुआ है। लेकिन अगर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी आतंकी संगठन के हाथ में जाता है तो ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, इंक्लूडिंग अमेरिका के लिए भी बहुत टेंशन वाली बात है। वक्त ब्रेक का है, फौरन लौटना।